हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक अपन लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ चुके। लेंथेनाइड्स के बारे में अपन देख रहे थे कि इनका पृथक्करण कैसे किया जा सकता है, यानी कि इनका सेपरेशन किस तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था किसी भी यानी कि अपन किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व करके यानी कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर कैसे इन्हें पृथक कर सकते हैं। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स के आधार पर देख रहे थे कि इन्हें कॉम्प्लेक्स के आधार पर किस तरीके से इन्हें अलग किया जा सकता है। मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है वो होता है आपका आयन एक्सचेंज मेथड, यानी कि आयंस का एक्सचेंज करके अपन किस तरीके से लेंथेनाइड्स को अलग कर सकते हैं, है ना। अपन जितने भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उन सभी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है कि उन्हें पृथक किस तरीके से किया जा सकता है, उन्हें इजीली किया जा सकता है ना। लेकिन लेंथेनाइड्स में इतनी प्रॉब्लम ये इसलिए आती है क्योंकि ये एक ही सैंड में पाए जाते हैं। मोनोसाइट सैंड होती है। मोनोसाइट सैंड के अंदर सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के जितने भी लेंथेनाइड्स हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें पृथक करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें अलग अलग किस तरीके से किया जा सकता है, थोड़ा इसमें मेथड ज़्यादा लगाना पड़ता है अपने को, यानी कि अपने को आयन एक्सचेंज मेथड जिसे अपन बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, है ना। जिस तरीके से अपन पढ़ रहे थे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी अपन देख रहे थे कि अपन किसी एमिनो एसिड्स के कलर को अपन डिफाइन कर सकते हैं, एमिनो एसिड को पृथक कर सकते हैं। उसी तरीके से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी ये कर रहे थे कि उन्हें किस तरीके से पृथक किया जा सकता है। लेकिन अगर पेपर पर किसी को अपन अलग अलग कर सकते हैं तो इतना नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से कलेक्ट करेंगे वापस नहीं कर सकते। केवल उसमें ये आधार लगाया जा सकता है कि इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट हो सकता है। अगर अपने को पूरा कंपाउंड ही चाहिए, अगर मान लो अपने पास कोई दो एमिनो एसिड मिक्स में है, दो एमिनो एसिड्स है, जैसे कि आपने ल्यूसीन ले लिया या सिस्टीन ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। दोनों को मिक्स करने के बाद में अब आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा आपके पास एमिनो एसिड है, तो इस कंडीशन में उनकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन उन्हें पृथक नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उस सॉल्यूशन को आपको अलग अलग करना है, तो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी लेके बैठ गए तो उस पर क्या होगा, कलेक्ट कर लोगे क्या, उतना का उतना कलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आयन एक्सचेंज मेथड आपके जितने भी आयंस होते हैं उन्हें अलग करने में बहुत ही हेल्प करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि फेवरेबल कॉन्सेप्ट में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आयन एक्सचेंज किस मेथड के द्वारा अपन लेंथेनाइड्स को अलग कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को अलग किया जा सकता है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात आती है तब उसे भी अगर अलग करने की बात आती है, मान लो 4-5 आपके पास स्केडियम राइडियम वैनेडियम में से मिला के कुछ आयंस दे दिए जाए, अब अपन इन्हें अलग करने की बात आती है, इन्हें अलग कैसे कर सकते हैं, तो इन्हें अलग करने का मेथड होता है अपने पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो कॉलम का मतलब होता है कि कोई आपके पास ब्यूरेट टाइप की होगी, ब्यूरेट से थोड़ी मोटी होती है ना, तो ब्यूरेट टाइप की होती है। ऐसे कोई इसका अगला सिरा जो होता है वो ब्यूरेट की तरह ही होता है, यानी इस पर भी क्या लगी हुई होती है, निपी लगी होती है, यानी इसे बंद टेप जैसे लगा हुआ होता है, टेप से अपन बंद कर सकते हैं या कम कर किया जा सकता है। जिस तरीके से आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखते हो, यानी कि उसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या आजकल तो क्या मिलने लगे मार्केट में, कौन सी जिसमें सिलिका जेल लगा हुआ, तो एल्यूमिनियम फॉइल पर सिलिका जेल लगा के दे देते हैं, है ना, उससे तो अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या बनाई जाती थी लेयर के अंदर, किस अभी भी बनाई जाती है, किस तरीके से किसी कांच की प्लेट पर अपन सिलिका जेल लगाते हैं, वो बराबर होना चाहिए, उसी को अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। थोड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन बन जाती है प्रैक्टिकल में भी। अब अपने पास जो मिलने ही लग गई है अगर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो अपन वही यूज़ करते हैं। सिलिका जेल लेते हैं, सिलिका जेल पर को अच्छे से कांच की प्लेट पे लगा देते हैं एकदम बराबर में, यानी कि उसकी मोटाई आपके पास बराबर होनी चाहिए, अगर ऊपर भी बराबर है तो नीचे भी बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे अपन बनाते हैं, सुखाते हैं, बना के सुखा देने के बाद में फिर उस पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आपने क्रोमेटोग्राफी का हमने सुना है कि सेपरेशन किस, मान लो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एक प्लेट है आपके पास, कोई आपके कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ के जैसे होता है ना, कागज़ के जैसे थोड़ा हार्ड होता है ना, थोड़ा कवर हार्ड होता है इसका, तो इसमें अगर यहाँ हम क्या करते हैं 1 इंच का क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं पेंसिल की सहायता से, है ना। 1 इंच की लाइन खींचने पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पेंसिल से डॉट लगाते हैं। पेंसिल से डॉट लगाने के बाद किसी कंपाउंड का अपने को
सेपरेशन करना है। मान लो डाइस हो गए आपके पास, एमिनो एसिड्स हो गए, तो उन डाई सेपरेशन को उस मिक्सचर को क्या करते हैं, यहाँ उसका डोट बना देते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, किसी भी सोलवेंट में रख देते हैं, यानी कि सोलवेंट बनाया जाता है, उस सोलवेंट में रखा जाता है। सोलवेंट में रखने के बाद में क्या होता है, सोलवेंट रन करता है। जैसे आपके बाती को अगर दीपक में रख देते हैं तो तेल ऊपर चढ़ता रहता है, यानी कि कह सकते हैं कैपिलरी एक्शन होता है, यानी कि कैपिलरी एक्शन केशिका नलिका प्रोसेस होता है। वहाँ केशिका नलिका में क्या होता है कि आपके पास कोई केशिका नलिका है, उसे अपन अगर यहाँ अगर कोई रख देते हैं तो वो ऊपर खींचता है, यानी टंकी का पानी ऊपर चढ़ता है ना, उस तरीके से अपन देखते हैं इसमें आपके प्रोसेस। तो इसे किसी भी क्रोमेटोग्राफी जार में रख देते हैं। क्रोमेटोग्राफी जार में रखने के बाद में इसमें जो सोलवेंट बना हुआ है वो क्या होगा, ऊपर रन करता है। ऊपर रन करेगा तो साथ में डॉट भी रन करेगा, दोनों रन करते जाते हैं। अपने पास ये डॉट तो क्या है, मान लो इसकी कैपेसिटी रन करने की इतनी है तो वो इतना ही करके रुक जाता है। लेकिन आपके पास इसमें क्या है, ये मिक्सचर है। मिक्सचर है तो क्या हुआ, इसमें एक या दो तीन कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट रन करने की टेंडेंसी तीनों की अलग अलग होगी। मान लो 3 लोग आपके पास आपके यहाँ कोई दौड़ रहे हैं, तीनों की दौड़ हो रही है 3 लोगों की, तो क्या तीनों एक साथ दौड़ेंगे, क्या तीनों की पोजीशन सेम रहेगी, क्या तीनों क्रॉस बाउंड्री तक एक साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या होगा, इनमें एक पहले चला गया, दूसरा थोड़ा पीछे रह देता, तीसरा और भी पीछे रह देता। तो इस प्रकार से 3 कलर क्या करते हैं, हमें मानो पहला कलर ये हो गया, सेकेंड कलर ये हो गया, थर्ड कलर यहाँ तक चला जाता है। लेकिन आपके जो सोलवेंट होता है वो क्या करता है, ज़्यादा रन करता है, वो मान लो यहाँ तक ऊपर तक चला जाता है। सोलवेंट की रन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि आपको मिक्सर्स की क्या होती है, रन करने की टेंडेंसी कम होती है। तो इस आधार पर अलग अलग कलर की 3 पट्टियाँ मिलेगी आपको। इन 3 पट्टियों को आपको क्या करना होता है, किसी भी कोई आपके पास ऑलरेडी बनाया हुआ एक होती है, जैसे पीएच स्केल से अपन नापते हैं, पीएच मीटर। यहाँ अपन किसी भी लिटमस पेपर से पीएच फाइंड आउट करते हैं कि एसिड होगा बेस होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कलर शो होते हैं, वहाँ उन कलर्स को देख के उन कलर की आइडेंटिफिकेशन करके उनकी पीएच बताते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि आपके पास आरएफ स्केल होती है ना, आरएफ स्केल से ही अपन डिफाइन करते हैं कि कौन एमिनो एसिड्स की आरएफ वैल्यू अलग होगी, या डाइस जितनी भी है उनकी आरएफ स्केल अलग होगी। तो एमिनो एसिड्स की अपन आरएफ स्केल ले लेते हैं, उस स्केल से फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके पास कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है। अब बात आती है कि इससे अगर मान लो हमने कर भी दिया, क्या अपन इस सोलवेंट मान लो इस पट्टी को अपन निकाल भी लेंगे अलग से अलग, है ना, कि ये अपना कौन सा एमिनो एसिड हो गया, मान लो ये सिस्टीन हो गया, ये सिस्टीन एमिनो एसिड हो गया, तो क्या इसे अलग से निकाला जा सकता है, कलेक्ट करके बनाया जा सकता है, इन्हें रखा जा सकता है, लेकिन नहीं बना सकते। केवल ये तो क्या कर सकते हैं, सैंपल बना के उनका सेपरेशन किया जा सकता है कि हाँ इसमें ये प्रेजेंट है, बस उपस्थिति बताई जा सकती है। लेकिन जब कलेक्ट करने की बात आती है, उसे अलग से कलेक्ट कर लें कि अपने पास मान लो 5 ml आपने 5 ग्राम सिस्टीन प्राप्त हो गई या 10, तो ये प्राप्त इससे नहीं कर सकते। अपने पास सबसे बेस्ट मेथड होता है आयन एक्सचेंज मेथड या कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी आयन, मोस्टली यूज किया जाता है आयंस को सेपरेट करने के लिए। अगर किसी में आयंस प्रेजेंट है तो उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। जिस तरीके से रेडिकल टेस्ट किए जाते हैं अपने की रेडिकल टेस्ट, अब मान लो अपने पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में अपने को क्या चाहिए, जिंक चाहिए, तो जिंक को अपन किससे पृथक करें, जिसके साथ तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसे पृथक करने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब बात आती है कि जैसे सोलवेंट लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में रन करने के लिए, उसी तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी में पहले इसे फिल किया जाता है, किसी ना किसी से भरा जाएगा, भरने के बाद में जो आपका मिक्सचर होगा वो ऐड किया जाएगा ना। तो अब अपन लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेंथेनाइड्स में क्या लिया जाता है वो पढ़ेंगे, वो किस तरीके से इन्हें अलग किया जा सकता है वो देखेंगे। ओके, तो पहले अपन देखेंगे कॉलम कैसे तैयार करते हैं। पहले कॉलम तैयार करना आना चाहिए, उसी के बाद में हम आगे डिसाइड करेंगे। ओके,
रेजिन भरा जाता है। और रेजिन कौन सा होता है? डोवेक्स 15, यानी कि ये किसी रेजिन है। रेजिन में भी अलग अलग वेराइटीज आती है ना, रेजिन है ना, नाम सबने सुना हुआ है। तो ये इसकी अलग अलग वेराइटीज इसमें लिया जाता है, डोवेक्स 15 लिया जाता है ना। तो ये इसमें भरा जाएगा फुल। जैसे अपन थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में किसकी लेयर लगा रहे थे? सिलिका की लगा रहे थे। इसी तरीके से इसमें रेजिन भरा जाएगा। देखो रेजिन क्या करेगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से पृथक किया जा सकता है, यानी कि इसका रेजिन का सॉल्यूशन। रेजिन क्या करेगा, अगर आप लेंथेनाइड्स का मिक्सचर डाल रहे हो, या आपको मान लो लेंथेनाइड का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, तो ये लेंथेनाइड का मिक्सचर क्या करेगा, रेजिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो ये अलग अलग आधार पे करेगा कि किसमें किससे ज्यादा कर ले, किसी में कम कर ले, है ना। तो वो देखेंगे अपन। तो इसमें रेजिन भरा जाता है। अब बात आती है अपने पास रेडियस, हाइड्रस रेडियस की, यानी कि अपन देखेंगे कि जल से जुड़ने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है और किसकी कम होती है ना। पहली बात तो अपन जितने लेंथेनाइड्स देख रहे हैं उन लेंथेनाइड रेजिन के साथ कैसे क्रिया करेंगे। लेंथेनाइड 3+ है और +3H, ये हो गए लेंथेनाइड्स रेजिन। और इसमें देखो आपके और भी कंपोनेंट होते हैं रेजिन के अलावा, लेकिन मेन अगर पूछा जाए कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन सा क्या यूज किया जाता है, यानी कि भरने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेजिन किया जाता है। तो और भी कंपाउंड होते हैं इसकी क्रिया ऐसे नाम पर कैसे होती है, LnH3 NH2, यानी कि अब बात ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है आपका इसमें। अब बात आती है कि NH2 का मतलब कि यहाँ N का मतलब क्या है, कितनी संख्या में N लेंगे, है ना। तो N ऐड करने की अपन देखेंगे। अब आपको पता है जब अपन लेंथेनाइड से ल्यूटेशियम जाते हैं तो क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होती है तो आपके क्या होता है, इसमें H2O के जुड़ने की टेंडेंसी भी अलग अलग होती है। तो अगर अपन लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो क्या होता है, ये LnH3 तो है ही, आपके LnH3 पर H2O को जोड़ना है अपने को। तो अपने पास क्या होगा, जिसकी साइज सबसे कम होगी, इसकी साइज सबसे कम है तो सबसे कम है, तो यहाँ क्या है, ल्यूटेशियम यानी कि N की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। कह सकते हैं कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड होंगे, ज्यादा ऐड होंगे। और लेंथेनम पर आपके पास क्या होंगे, कम वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो उस कंडीशन पर इन्हें कैसे पृथक करेंगे अभी बताती हूँ मैं आपको। अब इसमें क्या होगा, आपके पास ल्यूटेशियम में सबसे ज्यादा H2O के मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि H2O जुड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी आपके पास। जब आप ल्यूटेशियम तक जाओगे तो यहाँ H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। अब आपके पास पता है आपको कि इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है, तो रेजिन में, अब रेजिन से अगर इनका इसमें डाल रहे हैं रेजिन में ये सब मिक्सचर, यानी कि अपन कह सकते हैं LnH3 NH2O है, ये मिक्सचर अपन अगर इसमें डाल रहे हैं तो इसमें जो अदर कंपाउंड पाया जाता है जिसकी नेगेटिव साइड होती है, यानी कि सल्फोनेट समूह पाया जाता है इसमें। तो सल्फोनेट समूह में क्या होगा, इसके अंदर सल्फोनेट में क्या हो, नेगेटिव पार्ट है, यानी कि नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड से जुड़ने की टेंडेंसी सबसे कम होती है। तो मैं यहाँ अगर इसे अच्छे से लिखूं, अगर मैं लेंथेनाइड से ल्यूटेशियम तक जाती हूँ, है ना, लेंथेनाइड से ल्यूटेशियम तक जाती हूँ तो क्या होता है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होगी। और आपके पास साइज डिक्रीज होगी, लेकिन आपके हाइड्रेशन रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि H2O से जुड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। मतलब कि आपके पास ल्यूटेशियम है। अब आप बोलोगे कि मैम साइज इसका बड़ा है और इसका छोटा है, यहाँ H2O के मॉलिक्यूल्स की संख्या की बात हो रही है, यानी कि यहाँ H2O के मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा होगी, जबकि यहाँ क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी साइज बहुत ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो ये अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, है ना, इसीलिए। तो इसमें तो कम होगी, इसमें H2O मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी। तो अब इसमें मॉलिक्यूल्स अगर इधर से इधर जा रहे हो, लेंथेनाइड से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन से जुड़ने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो
ये दो बात याद रखोगे। अब बात आती है कि अगर इस सॉल्यूशन में ये मिल रहा है तो इसमें और दूसरा पार्ट क्या है, नेगेटिव साइड प्रेजेंट हो रहा है। नेगेटिव, एक मिनट, नेगेटिव साइड प्रेजेंट है इसमें, जो होती है आपके सल्फोनेटेड। ओके, ये साइड प्रेजेंट होती है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, लेंथिनाइड से लुटेशियम तक जाने पर क्या होती है, हाइड्रोजन्स की संख्या ज्यादा हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं ल्यूटेशियम की बात करूं तो ल्यूटेशियम में क्या होगा, इसकी रेडियस एनर्जी तो ज्यादा है, यानी कि हाइड्रेट रेडियस तो ज्यादा है, हाइड्रेट रेडियस ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव साइड को अटैच नहीं करेगा। यानी कि अगर इससे इसका बॉन्ड बनाया जाए तो कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर वीक बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में जल्दी पार हो जाएगा। मान लो इस रास्ते से कोई चीज आ रही है, अगर ये किसी के साथ साझा नहीं कर रही है, कि किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही, तो वो क्या करेगी, जल्दी बाहर निकलेगी, यानी कि सबसे ज्यादा इल्यूट होगा। इसे इल्यूट बोला जाता है ना, यानी कि सबसे पहले निकलेगी, निक्षालन बोले तो, है ना, सबसे पहले निक्षालन होगा आपका ल्यूटेशियम का। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स में है लेंथियम, सेलियम, ट्रिटियम, एंटी, और ये है मेरे पास कंप्लीट मिक्सचर वाला, इनका मिक्सचर मेरे पास प्रेजेंट है। मैं क्या कर रही हूँ, इस कॉलम में इनका मिक्सचर को ऐड कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर में ऐड करने के बाद में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि ल्यूटेशियम की हाइड्रेट रेडियस सबसे ज्यादा होती है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा ऐड होते हैं। जब H2O मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा ऐड हो रहे हैं तो ये नेगेटिव साइड से क्या करेंगे, दुर्बल वीक बनाएंगे। दुर्बल वीक बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ कोई बंध नहीं बन रहा है इनसे, जब कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है इनसे, तो ये क्या होगा, सबसे पहले निक्षालित होंगे। तो अगर इनमें रखा जाए, अगर मान लो इसमें क्या है, पहले लेंथिनम है, लेंथिनम 3+ क्या होता है, इसकी रेडियस यानी कि H2O से जुड़ने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। H2O से जुड़ने की टेंडेंसी कम है, लेकिन सल्फोनेट से जुड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ और ये इसके साथ क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो ये कहाँ रह जाएगा, ये रेजिन में यहाँ ऊपर ही रह जाएगा। मान लो ये यहाँ, मान लो इसमें क्या रह गया, यहाँ लेंथिनम 3+ का सॉल्यूशन रह गया, है ना। तो इस तरीके से ये यहीं अटक जाएगा, बीच में ऊपर ही रह जाएगा। अब बात आती है कि इनमें से, तो अपन को पता है कि लेंथिनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर क्या होगा, नेगेटिव साइड से जुड़ने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ नेगेटिव साइड से जुड़ने की टेंडेंसी, जुड़ने की टेंडेंसी कम होती है ना। अगर कोई किसी के साथ ऐड ही नहीं हो रहा, बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, तो कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो जल्दी इल्यूट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा वहीं से, है ना। तो यहाँ आगे लेंथिनम फिर आ जाएगा, सेलियम सी, मान लो ये आ गया आपका, यहाँ मैं इससे अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। कलर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इससे ऐसे ही अलग अलग डिजाइन बना के बता दूँ। फिर रह जाएगा आपका पीटी, फिर सॉरी प्रोसोडियम, PR रह जाएगा यहाँ, और फिर आपका ये हो जाएगा एंटी, है ना। अब फिर गैंडोलियम रह जाएगा, वोलियम रह जाएगा, फिर लुटेशियम रह जाएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, अलग कॉलम के अंदर ही रह जाएंगे। और यहाँ रह जाएगा आपका GD, और यहाँ आ जाएगा HO, और ये नीचे क्या होगा, या आप बोल सकते हो निकल जाएगा बाहर क्या, ल्यूटेशियम। ओके, तो इस तरीके से अब बात आती है रेजिन के साथ, है ना। देखो आपके रेजिन भी क्या है, रेजिन तो यहाँ का यही रह गया, वो तो है ना क्रिया करके, और यहीं का यही रह जाता है, क्रिया करके केवल नेगेटिव साइड का देखता है, और जो आपके पास जो आयन के रूप में निकलेगा बाहर, वो क्या होगा आपका ल्यूटेशियम। ओके, तो इस तरीके से ल्यूटेशियम 3+, इस तरीके से सबसे पहले ये निकलेगा, फिर ये इस तरीके से इन्हें पृथक किया जा सकता है। अगर ये बाहर निकल रहा है या नहीं भी निकल रहा, मान लो ये सॉलिड फॉर्म में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रह गया आपके,
ये याद रह गया है ना, ल्यूटेशियम। अब अपने पास ये कॉलम है, इस कॉलम में से अपन इन्हें पृथक कर सकते हैं इजीली। अगर यहाँ से ये साइड हटा दें तो ये आगे आपके लेंथेनम की साइड मिल गई, फिर ये सीई की मिल जाएगी, पीआर की ये साइड मिल जाएगी, एनडी की ये साइड मिल जाएगी, जीडी की। तो अपन इस तरीके से इन्हें अलग कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी तो ये क्या है, आपके प्रोसेस है जो अपन नॉर्मल लैब्स के अंदर करते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी लैब के अंदर जिनके अंदर केवल सेपरेशन ही होता है किसी मिक्सचर्स का, तो उनमें क्या होता है, बड़े बड़े कॉलम होते हैं, उन कॉलम से अपन इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। रेजिन से इन्हें इजीली कलेक्ट किया जा सकता है, इनकी बॉन्ड ब्रेक करवा के, है ना। तो इस तरीके से अपन इन्हें पृथक कर सकते हैं, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड। अब मैं वापस से थोड़ा रिवाइज कर दूं इसे सही से। अब पूछा जाए कि आयन एक्सचेंज मेथड में सबसे पहले इल्यूट कौन सा होगा, यानी कि सबसे पहले किस आयन का निक्षालन होगा। तो अपने को याद है कि लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर अपने पास क्या हो रहा है कि H2O से जुड़ने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। लेकिन नेगेटिव साइड से जुड़ने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब किसी नेगेटिव साइड से जुड़ ही नहीं रहा है, बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना रहा है, तो वहाँ रुकेगा क्यों, वो तो आएगा जल्दी। अगर मान लो किसी की शादी में जाते हो, आप शादी में आपसे कोई बात ही नहीं करता है, तो आप रुकोगे थोड़ी, वहाँ आओगे, वहाँ रुक तो नहीं सकते। इसी तरीके ये क्या रहा, इससे तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई इससे बातें ही नहीं कर रहा, तो ये वहाँ नहीं रुकेगा, केवल जल्दी से निकल जाएगा। ये सोचेगा जल्दी ही निकलते हैं यहाँ से, है ना। अपन भी यही सोचते हैं किसी शादी में जाने पर कि अपन यहाँ से निकल चले, जब अपना मन ही नहीं लग रहा वहाँ तो अपन आएंगे, अगर मन लग जाए तो अपन आएंगे। तो इसका तो क्या हो जाता है, रेजिन या उस रेजिन बोल दो या नेगेटिव साइड से क्या होता है, इसका मन लग जाता है, जबकि इसका नहीं लगता है। तो ये तो वहीं रह जाता है ऊपर ऊपर, ये आपके क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अब पूछे कि सबसे पहले इल्यूट कौन सा होगा, ये वाला। तो इल्यूट अगर मैं पूछूं आपके निक्षालन का क्रम कौन सा है, इल्यूट का मतलब निक्षालन, तो ल्यूटेशियम सबसे पहले आ जाएगा, फिर लेंथेनम आ जाएगा। ओके, 3+। ओके, तो ये होता है आपका। और अगर पूछा जाए कि हाइड्रेट रेडिएशन का ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा H2 जुड़ने की टेंडेंसी का ऑर्डर, तो उस कंडीशन में लेंथेनम सबसे, ल्यूटेशियम का होगा, उसमें भी ल्यूटेशियम 3+ और लेंथेनम सबसे कम होगा। ओके, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। ओके, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। ये हो गया अपना आयन एक्सचेंज मेथड कंप्लीट हो गया। जितने भी सेपरेशन थे उनमें से सबसे फेवरेबल, सबसे मोस्ट मेथड है वो आपका आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड को अगर अच्छे से डिफाइन किया जाए तो इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का भी नाम दे सकते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, आपके किसी भी कंपोनेंट या किसी भी आयन को एक्सचेंज करने में सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अपन, या नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। किस तरीके से किसका कॉम्प्लेक्शन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, किसके साथ कितना अच्छा बॉन्ड बना पाएगा, या क्या आपके जितने भी एक तंतु लिगेंड है वो क्या उसी तरीके से बिहेव करेंगे जो आपके डी ऑर्बिटल्स में कर रहे थे, क्या यहाँ कुछ अलग होगा। जैसे उपसंयोजक यौगिकों में पढ़ा अपन ने, अपने पास क्या NO2 है, NO2 क्या करता है, एक तंतु लिगेंड है, क्या यहाँ पर भी इसी एक तंतु की तरह ही बिहेव करेगा या इससे इसका क्या होगा, नेचर चेंज हो जाएगा। तो वो अपन देखेंगे इसमें। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये आपके कंपटीशन के लायक भी है टॉपिक कि किसका सबसे, और इसमें पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसका किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा। मान लो ये कंपाउंड है CnO6, इसमें पूछा जाए आपके पास किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है। तो अगर आपका केवल उपसंयोजक यौगिक ही पड़े हुए हैं, आज तक कभी लेंथेनाइड्स नहीं देखा, तो आप क्या करोगे, इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जो कि आपका क्या है, रॉन्ग है ना, गलत है। क्योंकि आपके NO2 समूह क्या है, दोनों द्वितंतु लिगेंड की तरह बिहेव करता है,
करता है तो उस कंडीशन में इसे क्या बोलता है, इसका 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने पहले भी कहा था आपके जितने भी लेंथेनाइड्स हैं उनमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डी। अगर डी ब्लॉक ए ब्लॉक का अगर इनमें कंपेयर किया जाए तो अपन केवल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के आधार पर करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली आपके छः कोऑर्डिनेशन नंबर तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाते हैं, जबकि आपके एफ ब्लॉक के या लेंथेनाइड्स एलिमेंट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज़्यादा होता है। 12 भी होता है, 18 भी होता है, यानी कि बहुत सारे होते हैं, ये 3 ही है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल भी माने जाते हैं, क्योंकि वही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है जिसके पास स्पेस हो, यानी कुछ जगह हो उनमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। फिर बात आएगी इनमें, अपन देखेंगे कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कलर कैसा आएगा। डी ब्लॉक में तो क्या होता है, डी ट्रांजिशन से अपन कलर शो कर देते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा होता ही नहीं है ना। तो ये कलर शो, और अपन एक बात है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अपन क्या करते हैं, जब अपन डी ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ कहानी कुछ और ही होती है आपकी। जबकि जब एफ ब्लॉक में बात करते हैं कि इसमें कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो यहाँ तो कुछ अलग ही होता है ना। तो आपके वो देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ओके, ठीक है, इतना ही काफ़ी आज के लिए तो।